जरा सोचिए, एक तरफ वो देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, दौलत, मसाले, हुनर, हर चीज में बेमिसाल, और दूसरी तरफ एक छोटा सा द्वीप देश जिसकी नजरें इसी दौलत पर टिकी थीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? व्यापारियों का एक छोटा सा समूह एक पूरे उपमहाद्वीप का मालिक कैसे बन बैठा? देखिए, 16वीं सदी में मुगल भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। यहाँ के बने कपड़े, यहाँ के मसाले, पूरी दुनिया में इनकी धूम थी। और वहीं दूसरी ओर था इंग्लैंड, एक महत्वाकांक्षी लेकिन उस वक्त एक छोटा सा देश। ये वो कहानी है जहाँ लालच और चालाकी ने, आप कह सकते हैं, भूगोल को भी मात दे दी। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर वो हाथ जो सिर्फ कलम और तराजू पकड़ते थे, वो तलवार चलाने वाले शासक कैसे बन गए? इस सवाल का जवाब एक ही नाम में छिपा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए इस असाधारण कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सीधे-साधे व्यापारिक सौदे से। मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना था, साम्राज्य बनाना तो दूर-दूर तक किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या चीज? असल में ये लंदन के कुछ व्यापारियों का एक ग्रुप था, जिन्हें महारानी एलिजाबेथ ने पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का एक तरह से लाइसेंस दे दिया था। कागज पर तो उनका मकसद बिल्कुल साफ था, व्यापार करो और पैसा कमाओ। जमीन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। और देखे कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर जमाए। साल 1600 में चार्टर मिला और 1612 तक मुगल बादशाह जहांगीर से सूरत में व्यापार करने की इजाजत भी मिल गई। इसके बाद मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में उनकी फैक्ट्रीज बन गई। हाँ, एक बात ध्यान रहे, ये आज की तरह कारखाने नहीं थे, बल्कि ये गोदाम और व्यापारिक चौकियां थीं जहां माल जमा किया जाता था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब भारत के राजनीतिक हालात बदलते हैं और कंपनी को ये समझ आने लगता है कि व्यापार से कहीं ज्यादा बड़ा मुनाफा राजनीति में है। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मुगल साम्राज्य का कमजोर पड़ना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली की हुकूमत का दबदबा कम हो गया। अब जब केंद्र में कोई शक्तिशाली शासक नहीं रहा, तो कई छोटे छोटे नवाब और राजा आपस में ही सत्ता के लिए लड़ने लगे। और अंग्रेजों ने इसी बिखराव में, इसी फूट में अपना सबसे बड़ा मौका देखा। यहीं पर कंपनी ने अपनी सबसे चालाक नीति अपनाई, जिसे हम सब फूट डालो और राज करो के नाम से जानते हैं। वो एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काते, फिर एक को अपनी सेना और पैसा देकर मदद करते, और जब उनका चुना हुआ राजा जीत जाता तो असली ताकत यानी टैक्स वसूलने का अधिकार और जमीन वो अपने कब्जे में ले लेते। और बस इस तरह जो कंपनी सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने भारत आई थी, वो अब किंग मेकर बन चुकी थी। व्यापारी की खाल में एक शातिर राजनीतिज्ञ छिपा हुआ था, जो अब खुलकर सामने आ रहा था। अब हम आते हैं उस एक घटना पर जिसने कंपनी को व्यापारियों के एक समूह से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। और ये कोई बड़ी जंग नहीं थी, बल्कि इतिहास का एक बहुत बड़ा धोखा था। साल था 1757, एक ऐसी तारीख जिसने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना को अक्सर भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक साजिश पूरे देश की किस्मत पलट सकती है। तो प्लासी में हुआ क्या था? बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी की बढ़ती मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई के मैदान में नवाब का अपना ही सेनापति मीर जाफर, जिसे अंग्रेजों ने बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच दिया था, वो अपनी सेना के साथ चुपचाप खड़ा रहा। ये जीत ताकत से नहीं, बल्कि सरासर विश्वासघात से मिली, और नतीजा, कंपनी बंगाल की असली मालिक बन गई। इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्लासी से पहले कंपनी भारत में व्यापार करती थी, प्लासी के बाद कंपनी भारत पर राज करने लगी। अब वो टैक्स वसूलती थी, उसकी अपनी निजी सेना थी, और वो ही कानून बनाती थी। प्लासी की जीत के बाद तो कंपनी का लालच और उसकी ताकत दोनों ही बेलगाम हो गए। इसके बाद का जो 100 साल का दौर था, वो भारतीयों के लिए शोषण और अन्याय की एक बहुत लंबी काली रात थी। प्लासी तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे एक एक करके भारतीय राज्य कंपनी के जाल में फंसते चले गए। 1764 में बक्सर की लड़ाई, फिर मैसूर के टीपू सुल्तान और शक्तिशाली मराठों के साथ हुए युद्ध। धीरे धीरे लगभग पूरा भारत कंपनी के शासन के अधीन आ गया, और इस राज की भारी कीमत चुकाई आम भारतीयों ने।
किसानों पर इतने भारी टैक्स लगाए गए कि वे कंगाल हो गए। भारत के पारंपरिक उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग, उन्हें जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया ताकि इंग्लैंड में बना माल बिक सके। भारतीयों को उन्हीं की जमीन पर दूसरे दर्जे का नागरिक महसूस कराया गया। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। कंपनी के बढ़ते अन्याय ने अनजाने में ही अपने अंत की कहानी भी लिख दी थी। 100 साल का वो शोषण और अपमान का गुस्सा आखिरकार 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में फूट पड़ा। इस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। और ठीक अगले साल 1858 में इस व्यापारी साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने ये तय किया कि एक व्यापारिक कंपनी इतने बड़े देश पर शासन करने के काबिल नहीं है। इसलिए 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। एक कंपनी के साम्राज्य बनने और फिर मिट जाने की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत कड़ा और ज़रूरी सबक सिखाती है कि जब कोई देश अंदर से कमज़ोर और आपस में बटा हुआ होता है तो बाहरी ताकतें हमेशा उसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहती हैं। कंपनी का राज तो खत्म हो गया, लेकिन गुलामी का एक नया दौर शुरू हुआ। पर वो 1857 की महान क्रांति आखिर थी क्या? उसके असली हीरो कौन थे? और इतनी बहादुरी के बावजूद वो नाकाम क्यों हुई? इन सवालों के जवाब जानना भी बहुत ज़रूरी है।